3 मिनट बाद मैं इतिहास का सबसे शक्तिशाली 3S ग्रेट टैलेंट जी शियाओ लेई लॉन्ग जागृत करने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने यह सर्वोच्च प्रतिभा जगाई, लियू रुयन का ब्रेकअप कॉल आ गया। बेबी, मैं और तांग सांड ही एक दूसरे के लिए बने हैं। उम्मीद है तुम आगे किसी और बेहतर को ढूंढ लोगे। उसे लगा था कि मैं, जो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, रोते हुए उसे मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे जैसी चीज को ही नहीं रख पाया तो किसी बेहतर को ढूंढने की बात ही क्या है। अगले दिन हानहाई सिटी के विला एरिया में, यह शहर का अमीरों वाला इलाका था। मेरे माता पिता के पास भी यहाँ एक घर था, लेकिन अब वह घर लियू रुयन ने अपने होने वाले ससुर को रहने के लिए कहकर मुझसे धोखे से ले लिया था। पापा, क्या चेंग्यू आज सच में आएगा? लियू रुयन चाय बनाते हुए पूछती है। उसके पास बैठे लगभग गंजे बूढ़े तांग यीशेंग आराम से पंखा झलते हुए बोले, आए तो आए, जो चीज मेरे लियू दायोंग की जेब में आ गई उसे वापस लेने का सपना भी मत देखो। लियू दायोंग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, फिर तुरंत बगल में बैठे फांग मिंगयुआन की ओर चापलूसी भरी नजर से देखा। बस ये नहीं सोचा था कि इस मामले में खुद मेयर साहब भी आ जाएंगे। कोई बात नहीं, फांग मिंगयुआन हल्के से मुस्कुराए, मैं हानहाई सिटी का मेयर हूँ। चाहे तुमने एसएसएस ग्रेट बीस्ट सोल ही क्यों ना जागृत किया हो, जब तक तुम बड़े नहीं हुए हो तुम्हें संभालने के मेरे पास कई तरीके हैं। तो फिर मैं पहले ही आपका धन्यवाद करता हूँ मेयर साहब। उम्मीद है कि चेंग्यू समझदारी दिखाएगा, लियू दायोंग ने ठंडे स्वर में कहा। तभी तांग जियालियांग तांग सांड को लेकर आंगन में आया। मेयर साहब, बाहर पूरी सुरक्षा लगा दी गई है, अगर चेंग्यू आया तो वह बचकर नहीं जा पाएगा। फांग मिंगयुआन ने सिर हिलाया। तब जाकर तांग जियालियांग ने राहत की सांस ली। कल रात की डांट अभी भी उसके दिमाग में थी। आज वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। इसी बीच अचानक उसने आसमान में एक विशाल पंखों वाला सर्प देखा जो तेजी से विला की ओर आ रहा था। कुछ ही पलों में वह मिंगदेंग युशे उनके सामने आ खड़ा हुआ। तभी सबने देखा कि उस विशाल सर्प के सिर पर मैं खड़ा हूँ। बस 5वें स्तर का एक दानव है, कोई बड़ी बात नहीं। मिंगदेंग युशे की आभा को महसूस कर फांग मिंगयुआन ने राहत की सांस ली। मैं सर्प के सिर से कूदा, चारों ओर नजर घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ बोला, वाह क्या तैयारी है, यहाँ तक कि मेयर साहब भी आ गए, तो क्या मेरा सामान तैयार है? लियू दायोंग ने फांग मिंगयुआन की ओर देखा और फिर आत्मविश्वास से बोला, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कल तुमने इन्हें घायल किया, उसका हिसाब देना होगा। ये मत समझो कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो तुम्हें कोई सिखाने वाला भी नहीं था। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। तो मैं भी पूछना चाहता हूँ अंकल, इतनी उम्र में भी दूसरों की संपत्ति हड़पने का नाटक कर रहे हो, आपको किसने सिखाया? आपके माता पिता बेकार थे या मर जाने चाहिए थे? ये सुनते ही लियू दायोंग गुस्से से कांप उठा। चेंग्यू, हद में रहो, तुम्हारा परिवार पहले बस एक आम परिवार था। हमने जो तुमसे लिया वह तुम्हारी जान खरीदने के लिए काफी था। चेंग्यू, क्या तुम मेरे सामने हमला करना चाहते हो? तांग जियालियांग गर्जा, यह मत सोचो कि एक दानव होने से तुम हानहाई सिटी में कुछ भी कर सकते हो। अगले ही पल एक भयानक गर्जना हुई। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में वह 5 मीटर ऊंचा राक्षस बन गया। अगर तुमने आज तांग सांड को घायल करने का कारण नहीं बताया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। एक जबरदस्त आभा चारों ओर फैल गई, लेकिन मैं पूरी तरह स्थिर खड़ा रहा। तभी मिंगदेंग युशे की आंखों में बैंगनी रोशनी चमकी। अचानक तांग जियालियांग दर्द से चिल्लाया। उसकी आत्मा एक अंधेरे भ्रम में फंस गई जहां अनगिनत जहरीले सांप उसे निगल रहे थे। जब वह मानसिक रूप से टूटने ही वाला था तभी एक ठंडी आवाज आई और वह वास्तविकता में लौट आया, पसीने से लथपथ। वह डर से मिंगदेंग युशे को देखने लगा। हम दोनों एक ही स्तर के हैं, फिर भी मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर सका। फांग मिंगयुआन अब चुप नहीं रह सका। चेंग्यू, तुमने हद पार कर दी, ये हमारे 2 परिवारों का मामला है, तुम्हारी क्या औकात है बीच में बोलने की? तुमने क्या कहा? फांग मिंगयुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक नया जागृत लड़का उससे इस तरह बात करेगा। उसके अंदर हत्या का इरादा जाग उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके शरीर से एक भयानक दबाव फैल गया। भारी दबाव मेरे ऊपर गिरा, लेकिन मिंगदेंग युशे की रोशनी ने मुझे बचा लिया। तो यही है मेयर साहब का अपने नागरिकों के साथ व्यवहार, मैंने तंज कसे हुए कहा। लियू रुयन यह सब देखकर हंस पड़ी। चेंग्यू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा पीछा मत करो। आज जो हो रहा है वह तुम्हारी ही गलती है। कब से ये कूड़ा खुद को इतना महान समझने लगा? अचानक धड़ाम, मेरे शरीर से एक जोरदार ड्रैगन की गर्जना निकली। एक भयानक ड्रैगन शक्ति ने फांग मिंगयुआन के दबाव को चकनाचूर कर दिया। मेरी आंखों में बिजली चमकने लगी। जब फांग मिंगयुआन ने मेरी आंखों में देखा तो वह कुछ पल के लिए खो गया। उसे लगा उसका बीस्ट सोल कांप रहा है। ऐसा एहसास उसे सिर्फ 9वें स्तर के शक्तिशाली लोगों के सामने ही होता था, लेकिन अब एक नए जागृत लड़के से हो रहा था। बाकी लोग तो और भी बुरी हालत में थे, खासतौर पर लियू रुयन और लियू दायोंग। लियू दायोंग तो एक सामान्य इंसान था। मेरी ड्रैगन आभा के सामने वह कांपते हुए कुर्सी पर गिर पड़ा। ऊपर जैसे ही उन्होंने मेरी बढ़ती हुई भयानक ड्रैगन आभा को महसूस किया, फांग मिंगयुआन की आंखों में हत्या का इरादा तुरंत फूट पड़ा। इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। अगले ही पल उसके शरीर पर परत दर परत दूसरा आध्यात्मिक कवच चढ़ने लगा। पलक झपकते ही फांग मिंगयुआन एक विशाल छिपकली मानव में बदल गया। मेरी बीस्ट सोल कंकाल पकड़ने वाली छिपकली। इस रूप को मैंने बहुत समय से किसी के सामने नहीं दिखाया। मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। चेंग्यू, फांग मिंगयुआन ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई। उसके पिछले पैर ने जोर से जमीन को धक्का दिया और एक विशाल हाथ भयानक ताकत के साथ मेरी ओर झपटा। लेकिन उसी क्षण एक विशाल मुट्ठी बिजली की तरह आई और सीधे फांग मिंगयुआन के चेहरे पर जा लगी। धड़ाम, पूरे आंगन में गूंज उठी। उसका शरीर गेंद की तरह लुढ़कता हुआ आंगन के बाहर जा गिरा। उसकी सारी भयावह आभा एक पल में गायब हो गई। फांग मिंगयुआन लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और लिन रोशान को देखकर उसकी आंखों में डर भर गया। तुम कौन हो? संघीय निरीक्षण विभाग की कार्यकारी अधिकारी लिन रोशान ने मानव रूप में वापस आकर जेब से अपना पहचान पत्र निकाला। जैसे ही फांग मिंगयुआन और तांग जियालियांग ने वह पहचान पत्र देखा, दोनों के शरीर कांप उठे। संघीय अधिकारी होकर भी निजी स्वार्थ में कानून तोड़ना और किसी की जान लेने की कोशिश करना, इसका दंड मृत्यु है। सर, हम पर झूठा आरोप है। तांग जियालियांग जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, कांपते हुए रोते रोते गिड़गिड़ाने लगा। संघीय अधिकारी मौके पर ही सजा दे सकते थे। अगर लिन रोशान ने उसे मारने का फैसला किया तो वह आज जिंदा नहीं बचेगा। फांग मिंगयुआन लड़खड़ाते हुए आया, फिर अचानक मुड़ा और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। चेंग्यू, आज मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूँ। तुम जो चाहो मैं दूंगा, बस मेरी जान बख्श दो। मेरे पैरों के पास पड़े उस कुत्ते जैसे इंसान को देखते हुए भी मेरी आंखों में हत्या की भावना बनी रही। अगर अभी लिन रोशान यहाँ नहीं होती तो फांग मिंगयुआन मुझे जरूर मार देता। तो मेयर साहब बताइए, आपकी जान की कीमत कितनी है? 1 अरब काफी होगा। 3 अरब नहीं, 5 अरब चलेगा क्या? फांग मिंगयुआन बेहद घबरा गया। इतनी बड़ी रकम, उसे यकीन था कि कोई भी मना नहीं करेगा। मैंने सोचने का नाटक किया। 5 अरब, इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह तुम्हारी स्वेच्छा से दी गई रकम है, समझे? फांग मिंगयुआन बार बार सिर हिलाने लगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। खाते में बढ़ी हुई लंबी रकम देकर मैंने हल्की मुस्कान दी। ये लालच नहीं था। रास्ते में मैंने लिन रोशान से ड्रैगन फेदर के बारे में कुछ बातें पूछी थी। पता चला कि असली ड्रैगन फेदर ज्यादातर प्राचीन कलाकृतियां होती हैं जो केवल उच्च स्तरीय नीलामियों में मिलती हैं और हर एक की कीमत आसमान छूती है। कुछ तो बेशकीमती खजाने होते हैं। जागरण के समय ड्रैगन पैटर्न का होना सिर्फ एक संयोग था, क्योंकि बहुत से लोग ड्रैगन फेदर को पहचान नहीं पाते, इसलिए खुदाई के दौरान वे छूट जाते हैं और बाजार में आ जाते हैं। अब जब इतना बड़ा मौका मिला था तो मैं इसे कैसे छोड़ता? फोन जेब में रखकर मैंने मुझे बचाने वाली लिन रोशान के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, अब इसकी कोई कीमत नहीं रही, इसे मार दो। क्या? फांग मिंगयुआन स्तब्ध रह गया, फिर उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। चेंग्यू, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो
तो फिर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। घुटनों के बल बैठा फांग मिंगयुआन अचानक उछल पड़ा। उसके हाथ पंजों में बदल गए और वह मेरी ओर छपटा बिजली की गति से। एक विशाल मुक्का पल भर में आ गया। किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। अपनी औकात देखो। कुछ देर बाद लिन रोशान ने खून टपकती मुट्ठी वापस खींच ली। उसने पास खड़े लगभग पेशाब कर देने की हालत में तांग जियालियांग की ओर देखा। इसे साफ करो। उसने गड्ढे में पड़े पहचान से परे हो चुके फांग मिंगयुआन की ओर इशारा किया। अभी करता हूँ। तांग जियालियांग ने मुर्गे की तरह सिर हिलाया, डर के मारे कहीं अगला नंबर उसका ना आ जाए। फांग मिंगयुआन का काम खत्म होने के बाद मैंने कुर्सी पर सिकुड़े बैठे लियू दायोंग की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। अब कोई बाहरी नहीं है, चलो हमारे बीच का हिसाब कर लेते हैं। जो भी हमारा नहीं है सब तुम्हें लौटा देंगे। डर से कांपते हुए लियू दायोंग तुरंत बोल पड़ा, ठीक है 3 घंटे के अंदर पैसे मेरे खाते में भेज देना, अगर कमी हुई तो मैं फिर आऊंगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा। फिर एक छलांग में मिंगदेंग यूशे पर चढ़ गया। जब तक वह मुझे लेकर आसमान में गायब नहीं हो गया तब तक वहां मौजूद लोग सहमे खड़े रहे। 1 घंटे बाद अपने खाते में 1800 लाख रुपए आते देख मैं मुस्कुराया। लगता है ये लियू दायोंग समझदार निकला। सोफे पर बैठी लिन रोशान मुझे ध्यान से देख रही थी। आज के पूरे दिन में उसने महसूस किया कि मैं बाकी युवा प्रतिभाओं जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी सोच और उम्र मेल नहीं खाती। मेरी बात सुनकर उसने फोन में एक ऐप खोला और मुझे दिखाया, चुन लो, हर संसाधन की अपनी कीमत है। तुम अभी रिजर्व विभाग में नए हो इसलिए तुम्हें 1000 प्रारंभिक पॉइंट्स मिलते हैं। आगे मिशन पूरा करने या उपलब्धियां हासिल करने पर और मिलेंगे। मैंने फोन लिया और तुरंत चौंक गया। बाहर जो चीजें बेहद महंगी थी यहाँ वे 10 पॉइंट से भी कम में मिल रही थी और मेरे पास तो पूरे 1000 पॉइंट्स थे। यह तो जैसे संसाधनों का खजाना था। पहली बार मुझे इतना उत्साहित देकर लिन रोशान हल्के से मुस्कुरा दी। अब लग रहा है तुम सच में एक किशोर हो। मैंने फोन वापस कर दिया। लिन भाई आप ही मेरे लिए चुन दीजिए, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। लिन रोशान ने सिर हिलाया और जल्दी ही मेरे लिए उपयुक्त संसाधन चुन ली। संघ का काम बहुत तेज था। आधे घंटे के अंदर ही सभी संसाधन मेरे सामने पहुंचा दिए गए। उन चमचमाते साधना संसाधनों को देखकर मेरी आंखें चमक उठी। लिन भाई अगले 2 दिन मैं साधना में रहूंगा, कृपया मेरी रक्षा करना। कोई बात नहीं, जल्द ही 20 सोल परीक्षा का दिन आ गया। यह दाशा देश की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा आयोजन था। हर जागृत व्यक्ति के लिए यह भाग्य तय करने वाली परीक्षा थी। परीक्षा 4 श्रेणियों में बंटी थी, आक्रमण, उपचार, रक्षा और नियंत्रण। निर्देश बोर्ड देकर मैं अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने अपने पुराने परिचितों लियू रुयेन और तांग सांड को देखा। वे दोनों छात्रों की भीड़ में घिरे हुए थे। चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था, जैसे 2 दिन पहले की हालत कभी थी ही नहीं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उनकी मुस्कान जम गई, लेकिन मैंने बस एक नजर डाली और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। जब से मैंने जिशियाओ लेई लॉन्ग जागृत किया था ये लोग अब मेरे स्तर के नहीं रहे थे। कुछ देर बाद एक वर्दी पहने परीक्षक अंदर आया। हाथ में उपस्थिति रजिस्टर था। अपने अपने 20 सोल स्तर के अनुसार लाइन में खड़े हो जाओ, परीक्षा शुरू होगी। आधिकारिक रूप से शुरू। जैसे ही परीक्षक ने आदेश दिया परीक्षा पूरी तरह शुरू हो गई। पहला राउंड, परीक्षार्थी तांग सांड तैयार हो जाए। ये सुनकर कि वह पहला है तांग सांड थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी सीना तानकर परीक्षा मैदान में चला गया। आक्रमण वर्ग की 20 सोल परीक्षा के नियम बहुत सरल थे। परीक्षा कई चरणों में होती थी। परीक्षा स्थल परीक्षार्थी की शक्ति के अनुसार पहले से तैयार किए गए राक्षस छोड़ता था। न्यूनतम प्रथम स्तर और अधिकतम तृतीय स्तर। राक्षस को हराने के बाद परीक्षार्थी चाहे तो आगे जारी रख सकता था या परीक्षा समाप्त कर सकता था। जैसे ही तांग सांड मैदान में प्रवेश किया बगल की बड़ी स्क्रीन पर उसकी जानकारी दिखाई दी। नाम तांग सांड, स्तर प्रथम स्तर, 5वां चरण, 20 सोल, एस ग्रेड, पृथ्वी नाड़ी उग्र भालू। जब सबने देखा कि तांग सांड का स्तर पहले ही प्रथम स्तर के 5वें चरण तक पहुंच चुका है तो पूरे मैदान में हलचल मच गई। सिर्फ 3 दिनों में 5वें चरण तक पहुंच गया। तांग सांड तो जीनियस है। उसी समय मैदान के सामने लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक भेड़िए की जोरदार हुआ पूरे मैदान में गूंज उठी। फिर एक विशाल भेड़िया आकार का राक्षस दरवाजे से बाहर दौड़ता हुआ आया। जंगल का भेड़िया, इसके आकार से तो यह द्वितीय स्तर का राक्षस लगा है। पहले ही राउंड में द्वितीय स्तर को चुनौती। एस ग्रेड की परीक्षा सच में डरावनी है। इस समय मैदान में तांग सांड पहले ही रूपांतरण पूरा कर चुका था। उसकी विशाल शक्ति पीछे के हिस्से में इकट्ठी हुई और अगले ही पल वह एक काली छाया बनकर जंगल के भेड़िए के सामने प्रकट हो गया। उसने अपना हाथ उठाया, भूरे रंग की रोशनी चमकी। अगले ही पल उसका हाथ एक विशाल मुट्ठी में बदल गया और जोर से भेड़िए के माथे पर दे मारा। धड़ाम! एक भारी आवाज के साथ जंगल के भेड़िए के सिर पर गहरा गड्ढा पड़ गया। यह तो युद्ध कौशल है। तांग सांड ने युद्ध कौशल भी सीख लिया है। इसकी ताकत तो कमाल की है। लगता है यह पीले स्तर का कौशल है। युद्ध कौशल 4 स्तरों में बंटे होते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्य और पीला। हर स्तर के भी 3 उपस्तर होते हैं। स्पष्ट था कि इन दिनों तांग जियालियांग ने तांग सांड पर खूब मेहनत की थी। न केवल उसका स्तर तेजी से बढ़ाया बल्कि बहुत पैसा खर्च कर उसके लिए उपयुक्त युद्ध कौशल भी दिलाया। जमीन पर पड़ा जंगल का भेड़िया पूरी तरह मृत था। मुख्य परीक्षक ने तुरंत इशारा किया, अब दूसरा राउंड। उसी समय नियंत्रण कक्ष में कई लोग स्क्रीन पर सभी परीक्षा स्थलों की लाइव निगरानी देख रहे थे। हर साल 20 सोल परीक्षा पर न केवल बड़े विश्वविद्यालयों की नजर होती थी बल्कि सेना भी इसे गंभीरता से देखती थी। अगर उन्हें कोई प्रतिभाशाली उम्मीदवार मिलता तो वे तुरंत उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते। इस समय सभी की नजरें आक्रमण वर्ग के परीक्षा स्थल पर थी। ये लड़का अच्छा है, मुझे लगता है यह हमारी सेना के लिए उपयुक्त है। सामने बैठा एक सैन्य अधिकारी तांग सांड की तारीफ करते हुए बोला, अरे अभी से अपनी सेना के लिए चुन लिया? वही कमांडर, ऐसा भी क्या जल्दी है? जिझो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि शू जिंगदू ने असंतोष से कहा, पिछले साल भी उनके कई अच्छे उम्मीदवार सेना ले गई थी। इस बार वह पीछे हटने वाला नहीं था। हाँ वही कमांडर, ये तो बच्चे की मर्जी पर निर्भर करता है। आप अभी से फैसला क्यों कर रहे हैं? मोडू विश्वविद्यालय के तांग होंगहुआ ने भी तंज कसते हुए कहा, हम मोडू और जिंगदू विश्वविद्यालय अभी कुछ बोले ही नहीं है ना तांग शुआन? तांग होंगहुआ के कहने पर तांग शुआन ने बस मुस्कुराया लेकिन बहस में शामिल नहीं हुआ। हमेशा फोन में ही लगे रहते हो, तांग होंगहुआ ने नाराज होकर कहा। उसी समय एक मोबाइल की रिंगटोन अचानक बज उठी। तांग शुआन ने तुरंत फोन साइलेंट किया और सबको माफी मांगते हुए मुस्कुराया। आखिर आ ही गया। उसने फाइल खोली और स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दी। उस फोटो में साफ तौर पर चेंग्यू था। उधर परीक्षा मैदान में तांग सांड खून से लथपथ हांफता हुआ खड़ा था। उसके सामने एक राक्षस पड़ा था जिसकी कई हड्डियां टूट चुकी थी। तांग सांड परीक्षा समाप्त, कुल अंक 20। जैसे ही परीक्षक ने कहा पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लगातार द्वितीय स्तर के राक्षसों को हराया। ये तो टॉप यूनिवर्सिटी में पक्का है। 15 से ऊपर अंक वालों को सीधे शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में रखा जाता है। सच में एस ग्रेड बीस्ट सोल कमाल का है। लियू रुयेन ने मुंह ढककर तांग सांड को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। जब से मैंने उनसे पैसे वापस मांगे थे वह अपने फैसले को लेकर उलझी हुई थी, लेकिन अब उसे लगा कि उसने सही चुनाव किया। उधर नियंत्रण कक्ष में सब लोग तांग सांड की प्रोफाइल देख रहे थे। मैंने तय कर लिया, ये लड़का हमारी सेना का होगा। वेई फेंगजिए खड़े होकर बोले, मुझे लगता है यह बच्चा हमारे मोडू विश्वविद्यालय के लिए ज्यादा उपयुक्त है। प्रतिभा तभी निखरती है जब वह समान प्रतिभाओं के बीच हो। तांग होंगहुआ ने शांत स्वर में कहा, पिछले कुछ वर्षों में मोडू विश्वविद्यालय की भर्ती अच्छी नहीं रही थी, इसलिए इस बार वे पूरी तैयारी में थे। वेई फेंगजी ने सिर हिलाया। प्राचीन काल से ही युद्ध का मैदान ही असली प्रतिभा को तराशता है, खासकर जीवन और मृत्यु के बीच। ये सुनकर तांग होंगहुआ हंसा। इसीलिए पिछले साल आपने 3 एस ग्रेड छात्रों को सीमा मिशन में भेजा और वे सभी मारे गए। अपनी भाषा का ध्यान रखो। वेई फेंगजी गुस्से से बोले। ये घटना उनके दिल पर गहरा घाव थी। फिर वह अपनी सीट छोड़कर बाहर चले गए। उधर मैदान में तांग सांड अब भी सबकी प्रशंसा का आनंद ले रहा था। तभी कुछ लोग उसके सामने आए। नमस्ते, मैं उत्तरी सैन्य
सैन्य क्षेत्र से कमांडर वही फेंक दिए हूँ, क्या तुम सेना में शामिल होना चाहोगे? ये सुनकर तांग सांड की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि सेना का इतना बड़ा अधिकारी खुद उसे आमंत्रित करेगा। मैं तैयार हूँ, दूसरों के बोलने से पहले ही तांग सांड ने उत्साह से सिर हिला दिया। परीक्षा से पहले तांग जियालियांग ने उसे समझाया था, सेना के संसाधन किसी भी विश्वविद्यालय से कम नहीं होते। हाँ, बहुत अच्छा लड़का। वही फेंग से हंसे और गर्व से तांग होंगहुआ की ओर देखा। उनके जाने के बाद परीक्षक ने घोषणा की, दूसरा राउंड शुरू। दूसरा परीक्षार्थी, चेंग्यू तैयार हो। मेरा नाम सुनते ही मैं हल्के से मुस्कुराया और सीधे स्टैंड से कूदकर मैदान में उतर गया। जैसे ही मैं अंदर गया, एक गर्म ऊर्जा ने मेरे शरीर को स्कैन किया। फिर स्क्रीन पर मेरी जानकारी दिखाई दी। नाम चेंग्यू, स्तर प्रथम स्तर, 7वां चरण, बीस्ट सोल, एस ग्रेड, थंडर मैड हॉर्स। इसे एस ग्रेड इसलिए दिखाया गया था क्योंकि सेना ने मेरी असली जानकारी को संशोधित कर छुपा दिया था। 7वां चरण, तांग सांड से भी ज्यादा असल जीनियस चेंग्यू है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी इतना शांत था। तांग सांड, जो अभी तक खुश था, मेरा स्तर देखकर तुरंत उसका चेहरा उतर गया। कोई बात नहीं, तुम पहले ही बहुत अच्छे हो, रात को मैं तुम्हें इनाम दूंगी। लियू रुएन ने उसकी कमर पकड़कर उसके गाल पर हल्का चुंबन दिया। ठीक है, आज पीछे वाला ट्राई करेंगे। तांग सांड ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके होंठों के कोने पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। दोनों की बातों के बीच ही मेरी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। विशाल लोहे का दरवाजा फिर धीरे धीरे खुला। अगले ही पल एक टैंक जैसी दिखने वाली विशाल चूहा प्रजाति का राक्षस तेजी से मैदान में घुस आया। उसके आगे के पंजे तेज धार वाले ब्लेड जैसे चमक रहे थे। शांत रहो, कोई भी हंगामा करेगा तो उसे परीक्षा के नियमों के उल्लंघन में दंडित किया जाएगा। यह सुनते ही शोर मचा रहा पूरा मैदान एकदम शांत हो गया, इतना कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। तांग सांड लियू रुएन को गले लगाकर मुझे ठंडी हंसी के साथ देख रहा था। अगर आज मैं मारा गया तो वह खुशी से पागल हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सबके हैरान कर देने वाले नजरों के सामने जो राक्षस अभी तक दहाड़ रहा था, वही अब मैदान के एक कोने में सिकुड़कर कांप रहा था। ये क्या हो रहा है? दर्शक दीर्घा में बैठे सभी छात्र एक दूसरे को देखने लगे। परीक्षक भी इस दृश्य से स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उधर नियंत्रण कक्ष में सभी अधिकारी हैरान रह गए। वेई फेंगस ये उठकर स्क्रीन के पास आ गया। वह देखना चाहता था कि आखिर मुझ में ऐसा क्या खास है। इससे ज्यादा जरूरी सवाल ये है, पहले ही राउंड में तीसरे स्तर का राक्षस किसने छोड़ा? तांग होंगहुआ उठकर चारों ओर देखने लगा और आखिर उसकी नजर तांग शुआन पर जाकर रुकी। यहाँ मौजूद लोगों में केवल जिंगदू यूनिवर्सिटी, मोडू यूनिवर्सिटी और सेना के पास ही परीक्षा नियम बदलने की ताकत थी। सबकी नजरें अपनी ओर देखते हुए तांग शुआन तुरंत खड़ा हो गया। मैं नहीं हूँ, मैंने किसी परीक्षक से संपर्क नहीं किया। अगर तुम नहीं हो तो फिर भूत ने किया होगा, तांग होंगहुआ ने ठंडी हंसी के साथ कहा। फिर उसकी नजर दोबारा स्क्रीन पर गई। परीक्षक से संपर्क करो, इस राउंड को इस परीक्षार्थी की जीत मानो। लेकिन बाकी सबकी तुलना में इस समय सबसे ज्यादा उलझन में मैं था। उस कांपते हुए चूहे को देखकर मैं खुद भी थोड़ा हैरान था। अभी मैंने अपनी ड्रैगन आभा का बस थोड़ा सा ही हिस्सा छोड़ा था और वह राक्षस तो डर के मारे पेशाब ही कर बैठा। मैंने नाक पकड़ते हुए बेबस होकर आगे बढ़कर उसके शरीर के एक साफ हिस्से पर जोर से लात मारी। भाग यहाँ से, बदबू मार रहा है। जैसे उसने मेरी बात समझ ली हो, वह चूहा दर्द से उछला और तेजी से दरवाजे की ओर भाग गया। उसी समय परीक्षक को भी नियंत्रण कक्ष से निर्देश मिल गया। उसने मेरी पहली जीत की घोषणा कर दी। दूसरा राउंड शुरू। जैसे ही परीक्षक ने कहा, काले दरवाजे के अंदर से एक भारी गर्जना गूंजी। सबकी उत्सुक नजरों के बीच 8 खूंखार राक्षस एक साथ अंदर घुसे और उनका नेता एक टैंक जितना विशाल भयानक शेर जैसा राक्षस था। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर आया, उसकी खून से भरी आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं।